हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से अपनी जो स्मार्ट क्लासेस चल रही है। तो माय डियर स्टूडेंट, अपना जो चैप्टर चल रहा है राजस्थान का भौतिक विभाग, उम्मीद है आप लोगों को बहुत बढ़िया समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो वीडियो को आप दोबारा देखिए, निश्चित रूप से आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अपना जो भारत का भौतिक विभाग है, भौतिक विभाग, इसको मुख्य रूप से अपन ने कितने भागों में बांटा था? 6 भागों में बांटा था। इसको कितने भागों में बांटा था? 6। जैसे एक नंबर था हिमालय पर्वतीय प्रदेश, दूसरा था उत्तर के विशाल मैदान, 3 नंबर था प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, इसके अलावा 4 नंबर था आपका मरुस्थल, नंबर 5 द्वीप समूह, और 6 नंबर था आपका तटीय मैदान। तटीय मैदान इसके 6 भाग है। 6 में से अपन 5 पढ़ चुके हैं, 5 भाग अपने कंप्लीट हो चुके हैं। 5 भागों के अंदर जैसे मान लो ये हिमालय है, उत्तर के मैदान है, प्रायद्वीपीय पठार है, मरुस्थल है, इसको अपन पढ़ चुके हैं। मरुस्थल का जो अपना चैप्टर था उसको कल अपन ने कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम देखते हैं भारत के तटीय मैदान, तटीय मैदान व साथ में अपन द्वीप समूह को भी पढ़ लेंगे। ठीक है भाई, तटीय मैदान और द्वीप समूह दोनों को एक साथ अपन पढ़ लेंगे। तो डियर स्टूडेंट, जैसे आपको बताया कि तटीय मैदान क्या होता है। तटीय मैदानों का निर्माण क्यों होता है भाई? समुद्र के पास में जो वह भाग जहाँ पर समुद्र और स्थल का मिलन होता है उसको क्या कहते हैं? समुद्री तट। निर्माण कैसे होता है उसका? तो समुद्र के तटों का जो निर्माण होता है या तो कोई नदी के द्वारा होता है। भाई कोई नदी है, अपने साथ में बहुत सारे साथ लाकर जमा कर देती है, नदी के माध्यम से हो गया। या फिर समुद्र का पानी पीछे हट गया तो बड़ा मैदान बन जाता है। ठीक है ना, तो इस वजह से समुद्र के तटीय मैदानों का निर्माण होता है। अब भारत के जो समुद्र के तटीय मैदान है उनको अपन देख लेते हैं। जैसे ये अपना आधा भारत है, इस आधे भारत के अंदर पूरे के तट लगता है, इधर आ गया ये अरब सागर है, ये जो है अरब सागर, इधर वाला जो है बोलते हैं अपन बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। और इसके दक्षिण वाले भाग में आ गया आपका हिंद महासागर, हिंद महासागर। तो ये जो समुद्र के तट है इनको अपन पढ़ लेते हैं। तो भारत के जो तटीय मैदान है उनको 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2। तो पहला जो है वो आ जाएगा आपका पश्चिमी तट, और दूसरा आ जाएगा आपका पूर्वी तट, पूर्वी तटीय मैदान। 2 भाग है। इधर वाले भाग को बोलते हैं पश्चिमी तट, इधर वाले को बोलेंगे अपन पूर्वी तट। ठीक है, अब इसको अपन देखते हैं कि कौन कौन सा तट है। देखो यहाँ पर ये गुजरात का तट है। ठीक है, क्या है? गुजरात का तट। अब पहली बात तो आपको ये बताना है कि तट के इस समुद्र के तट पर कितने राज्य हैं। तो पहला नाम आएगा गुजरात का, 2 नंबर महाराष्ट्र, 3 नंबर गोवा, 4 नंबर कर्नाटक, 5 नंबर केरल, 6 नंबर तमिलनाडु, 7 नंबर आंध्र प्रदेश, 8 नंबर ओडिशा और 9 नंबर वेस्ट बंगाल। तो इस प्रकार से 9 राज्य जो अपने समुद्र की तट पर सीमा बनाते हैं। जब अपन ने भारत की वैश्विक जानकारी पढ़ी थी तो उस समय मैंने आपको बताया था सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य बताया था मैंने, गुजरात। ठीक है, सबसे ज्यादा तट की सीमा गुजरात से लगती है। ठीक है, अगर द्वीपों को मिलाकर करें कि जो केंद्र शासित प्रदेश है, कौन से केंद्र शासित प्रदेश की सर्वाधिक सीमा लगती है, तो उसमें नाम आएगा आपका अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है
इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सीमा जो है सबसे ज्यादा तट की लगती है, लगभग 362 किलोमीटर के लगभग इसकी कुल लंबाई बनेगी। इसी प्रकार अगर बात करेंगे सबसे छोटी तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है, तो आपका उत्तर आ जाएगा गोवा। समझ में आ रहा है आपको? अब देखो इसके तटीय मैदानों के नाम क्या क्या है, इन मैदानों को क्या कहते हैं। ये वाला जो भाग है इसको बोलते हैं गुजरात का तट, गुजरात का तट। तो इसके अलग अलग नाम है, देखो इसको कच्छ का तट भी बोलते हैं, इसको काठियावाड़ तट भी कहा जाता है, काठियावाड़ तट भी बोलते हैं इसको, या इसको सौराष्ट्र तट भी कहा जाता है। दक्षिणी गुजरात को सौराष्ट्र तट, दक्षिण में सौराष्ट्र, बीच में काठियावाड़, ऊपर वाला कौन सा हो गया, कच्छ का तट। और इसको सामूहिक रूप से तीनों को कहेंगे अपन काकरापाड़ा, काकरापाड़ तट, क्या बोलेंगे भाई, काकरापाड़ तट। तो सीधी सी परिभाषा है, आप लोगों को अगर तट से संबंधित क्वेश्चन पूछे कि भाई गुजरात के तट को क्या कहा जाता है, तो या तो काकरापाड़ मिलेगा, काठियावाड़ का तट है, सौराष्ट्र तट है। सौराष्ट्र जो है दक्षिणी गुजरात का नाम है सौराष्ट्र, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये तीन तत्व है गुजरात के, ठीक है। दूसरी बात, गुजरात के अंदर जो कुछ खाड़ी पाई जाती है, या जो जैसे कच्छ की खाड़ी है, खंबात की खाड़ी है, इन खाड़ियों के अंदर ज्वार अधिक आती है, ज्वार भाटा, ज्वार भाटा क्या आते हैं, अधिक आते हैं। ज्वार भाटा जाते हैं, आप लोग क्या होते हैं, तो ज्वार से जो विद्युत बनाई जाती है, ज्वार से क्या बनाई जाती है, विद्युत। यार मतलब पानी की जो स्पीड है, उस पानी की स्पीड को गतिज ऊर्जा के अंदर रूपांतरित करने का काम किया जाता है। जैसे मान लो किस प्रकार करेंगे कि पानी की लहर उठती है, अब लहर उठती है और गिरती है, तो उस समय पानी की स्पीड होती है, तो उसके अंदर क्या लगाता है, टरबाइन नाम का यंत्र लगाया जाता है, और वो टरबाइन क्या करता है, उससे पानी की गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के अंदर रूपांतरित करता है। तो यहाँ पर बढ़िया लगता है, गुजरात की इन खाड़ियों के पास में या गुजरात के तट के पास में ज्वार भाटा से विद्युत बनाने के संयंत्र है वो लगाने का काम चल रहा है। आने वाले दिनों के अंदर इस प्रकार से विद्युत का उत्पादन किया जाने लगेगा। दूसरी बात, यहाँ पर तट पर मोती वाली मछली होती है, जिनके पेट में मोती का उत्पादन होता है, उन मछलियों का उत्पादन भी इस क्षेत्र के अंदर, इसके तट वाले भाग में मुख्य रूप से किया जाता है। पोरबंदर का नाम सुना होगा, गांधी जी ने वो कानून तोड़ा था, तो पोरबंदर भी इसी भाग के अंदर है, इसी दक्षिणी भाग में है पोरबंदर। तो ये तट हो गया काकरापाड़। फिर देखो महाराष्ट्र से लेकर ये यहाँ पर जगह है दमन, दमन तक तो है गुजरात का तट आ गया। फिर दमन से लेकर आगे कर्नाटक तक जो भाग है, कर्नाटक से पहले मतलब गोवा तक आ गया, इसको बोलते हैं कोंकण तट, कोंकण तट, ठीक। कोंकण तट कौन सा हो गया, महाराष्ट्र की ओर गोवा के लगने वाले तट को क्या कहते हैं अपन, कोंकण तट कहते हैं, ठीक है। कोंकण रेलवे का नाम सुना होगा, ठीक है, कोंकण रेलवे का नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो इसी भाग में है, रोहा से मंगलोर के बीच में ट्रेन चलती है कोंकण रेल। ये एक पर्यटन के उद्देश्य से चलाई गई ट्रेन है, जो दो स्थानों को जोड़ती है। रोहा से मंगलोर कर्नाटक में है, रोहा नाम है, इसी के अंदर है महाराष्ट्र के अंदर। तो अपने जो पश्चिमी घाटियाँ, पश्चिमी घाट है, जो अपने पढ़ा है, उस घाट के अंदर रेल मार्ग जाता है, अपने आप में बहुत अनूठा है। कई प्रकार की नदियों को पार करता है, कई पुल बनाए गए हैं इस पर, और कई पहाड़ों का सुरंग बनाकर इसके रेल को निकाला गया। तो ये कोंकण तट है भाई। यहाँ पर दो प्रमुख पतन है, देखो इसके अंदर पतन भी है। इसमें एक बार है आपका कांडला पतन, कच्छ के तट में है कांडला बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह। इसके अलावा यहाँ पर और है सूरत का बंदरगाह जाएगा, जामनगर का जाएगा, और बंदरगाह जाएगा। ऐसे कई छोटे छोटे यहाँ पर और भी बंदरगाह पाए जाते हैं। इसी प्रकार कोंकण
देखो गोवा से लेकर कर्नाटक वाला भाग है, इसके तट को कहा जाता है आपका कन्नड़ तट। कन्नड़ तट, कन्नड़ तट का मतलब इसका नाम कन्नड़ क्यों पड़ा? तो वही सीधी सी बात है, कन्नड़ नाम पड़ने का कारण तो इसमें कर्नाटक के अंदर भाषा बोली जाती है कन्नड़ भाषा, ठीक है ना, इसी के कारण इस तट का नाम भी क्या पड़ा है? कन्नड़ तट पड़ा इसका नाम। फिर ये केरल के जो तट लगता है उसको कहते हैं मालाबार तट। केरल वाले तट को क्या कहा जाता है? मालाबार तट कहा जाता है। मालाबार तट क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर कोई स्थानीय नाम है मालाबार तट इसलिए कहते हैं। इस मालाबार तट की थोड़ी खासियत है, क्या खासियत है? देखो इस तट के अंदर एक तो भारत की प्रसिद्ध है नेहरू ट्रॉफी। नेहरू ट्रॉफी का आयोजन मालाबार तट पर ही होता है। अब कोई पूछे भाई नेहरू ट्रॉफी का संबंध किससे? तो आप लोगों का उत्तर हो जाएगा नौकायान दौड़ से। नौकायान दौड़, इस नौकायान दौड़ का आयोजन है किया जाता है, उसके लिए नेहरू ट्रॉफी का आयोजन किया जाता है। तो ये नौकायान जो दौड़ है वो कहाँ पर होती है? मालाबार तट पर होती है। विशेष तौर से वेम्बनाड झील में होती है। वेम्बनाड झील, ये वेम्बनाड झील जो है भारत की सबसे लंबी झील है, लगभग 105 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। दूसरी बात, मालाबार तट जो है ये सीधी लाइन में होकर इस प्रकार से कटा फटा है। कैसा है? कटा फटा। तो कटा फटा होने के कारण इस तट पर ऐसी वेम्बनाड झील की तरह ऐसे पश्च जल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पश्च जल। क्या कहता है? पश्च जल, इसको कटल भी कहा जाता है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट नाम दोनों पश्च जल या कटल कहाँ पर पाए जाते हैं? तो केरल पर पाई जाने वाली लेगून झीलों को पश्च जल या कटल कहा जाता है, ठीक है। तो होते क्या है? ये लेगून होते हैं, लेगून होते हैं। जैसे मान लो किस प्रकार से होता है, जैसे ये इस प्रकार से इसका तट है, तो इसमें जैसे ये वाला भाग इसके अंदर पानी, ये धरातल इसमें पानी, तो ये वाला जो मान लो ये समुद्र है, इस प्रकार धरातल के अंदर कटा फटा तट होता है। इस भाग में जो पानी भरा हुआ नहीं है ये समुद्र का पानी है, तो ऐसे पानी को कहते हैं अपने पश्च जल, या इसको कटल भी कहते हैं, लेगून भी कहते हैं। मतलब समुद्र का पानी, लेगून थोड़ा अलग होता है लेकिन ये भी एक तरह से क्या होता है? लेगून ही होता है। लेगून में क्या होता है कि जैसे मान लो मुझे समुद्र के तट वाले भाग में कोई अवरोध आ गया या समुद्र का पानी जो है लहरों के माध्यम से धरातल पर जाता है, तो कई बार क्या होता है उसके अवसाद जमा होने से वहाँ पर एक दीवार बन गई, तो पानी चला तो जाएगा उस साइड में लेकिन वापस नहीं आ पाता है। इसकी वजह से वहाँ पर एक झील बन जाती है। ऐसी झीलों को लेगून झील कहा जाता है। जैसे चिल्का झील का नाम सुना होगा, भारत की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील, खारे पानी की झील है। तो इसी प्रकार केरल में पाई जाने वाली जो लेगून झील है उनको पश्च जल, कटल वगैरह कहा जाता है। इसी प्रकार से वेम्बनाड झील है, ये भारत की सबसे लंबी झील है। इसके अंदर ये नेहरू ट्रॉफी जो होती है नौकायान दौड़, इसका आयोजन भी यहाँ पर किया जाता है। और इसी वेम्बनाड में द्वीप है जहाँ पर भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे NH-47 है, ठीक है। ये भी इसी भाग के स्थित 4-5 किलोमीटर के लगभग इसकी लंबाई है। तो भारत का सबसे छोटा इसी भाग को जोड़ने वाला ये राजमार्ग है, इसी भाग के अंदर है। तो मालाबार तट जैसे देखिए तो इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात, इस मालाबार तट पर रेत इसी के अंदर का भाई रेत होती है, रेत इसके पास में रेत होती है, बालू रेत। इस रेत से मोनोजाइट निकाला जाता है। रेत से क्या निकाला जाता है भाई? मोनोजाइट निकाला जाता है। अब मोनोजाइट क्या होता है? तो मोनोजाइट एस्ट होता है। क्या होता है? एस्ट। इस एस्ट से थोरियम निकाला जाता है, थोरियम बनाया जाता है, ठीक है ना। एस्ट से क्या बनाया जाता है? थोरियम बनाया जाता है। तो एक यहाँ पर ये भी बनता है कि भारत के किस राज्य से मोनोजाइट का उत्पादन होता है या थोरियम का उत्पादन किया जाता है। तो आप लोगों का उत्तर रहेगा थोरियम का उत्पादन भारत के केरल राज्य से किया जाता है। दूसरी बात, इस तट पर जो है नारियल की खेती भी की जाती है। नारियल की खेती भी देखिए यहाँ पर की जाती है, नारियल की खेती भी की जाती है।
और दूसरी बात यहाँ पर है चावल की खेती भी होती है, प्लस मत्स्य पालन भी होता है, मत्स्य उत्पादन भी यहाँ पर किया जाता है। इसके लिए भी प्रसिद्ध है केरल का। और केरल किसके लिए प्रसिद्ध है? मसालों का उत्पादन भी किया जाता है, मसालों का उत्पादन भी किया जाता है, ठीक है ना, मसालों का उत्पादन भी किया जाता है, इसलिए केरल को मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट, ये पश्चिम के जो तट है ये आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद में हम देखते हैं पूर्वी तट। तो देखो पूर्वी तट जो है यहाँ पर है तमिलनाडु वाला, इसको कहा जाता है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट ये लगता है तमिलनाडु के, ठीक है, तमिलनाडु के लगता है। और यहाँ पर एक रामेश्वरम धाम भी आपने सुना होगा, भारत में क्या नाम है, तो उसके अंदर पंपन द्वीप है। इस पंपन द्वीप पर रामेश्वरम धाम कोरोमंडल की तरफ से ही उधर जाना पड़ता है। लास्ट में यहाँ पर कन्याकुमारी भी है, ये कन्याकुमारी भी इसी के तट पर आती है, ठीक है। तमिलनाडु की राजधानी कौन सी है? चेन्नई, वो भी इसी के तट पर स्थित है। ये बंदरगाह भी है चेन्नई। यहाँ पर बंदरगाह कौन से कोझीकोड पतन है, तिरुवनंतपुरम, ठीक है, कोच्चिपतन, इस प्रकार से 3 जगह यहाँ पर पतन भी बनी हुई है, ठीक है। इसके बाद में ये वाला जो भाग है इसको कहा जाता है उत्तरी सरकार। उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी बंगाल, इन सभी के जो तटरेखा लगती है या जो तट लगता है उसको अपन बोलते हैं उत्तरी सरकार के नाम से जानते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों को ये तटीय मैदान समझ में आया होगा कि भारत के अंदर कौन कौन से तटीय मैदान है। गुजरात का तट है, काकरा का तट भी बोलते हैं, कच्छ का तट भी इसको कहा जाता है, उत्तर में बीच में काठियावाड़, नीचे वाले भाग में सौराष्ट्र का तट, कोंकण तट मुंबई गोवा के लगता है, कन्नड़ तट कर्नाटक के लगता है, मालाबार तट केरल के लगता है, कोरोमंडल का तमिलनाडु के, और आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल का तट उसको कहते हैं उत्तरी सरकार कहते हैं। तो इस प्रकार से भारत के अंदर ये तटीय मैदान पाए जाते हैं। देखो कुछ बातें और लगी इसके अंतर्गत तटीय मैदान जो है इसमें भारत की जो समुद्री सीमा है ये साइड कराया भारत के साथ एक बार देखो समुद्री सीमा। समुद्री सीमा का मतलब इस तट से समुद्र के अंदर कितने क्षेत्र में भारत का अधिकार आता है उसको कहते हैं अपन समुद्री सीमा। तो समुद्री सीमा के अंदर देखो एक सीमा होती है, ठीक, इस सीमा को कहा जाता है मतलब इस तट से 12 मील, तट से 12 मील की जो दूरी होती है इसको बोलते हैं प्रादेशिक सीमा। मतलब इस क्षेत्र पर पूर्ण रूप से किसका अधिकार है? भारत का। सभी प्रकार के टैक्स वगैरह लगाना अपने देश के अंदर आने वाले, तो ये सारा जो अधिकार जितना है वो किसी भी देश के अधिकार में आता है, भारत में आता है। फिर एक सीमा होती है आपकी संलग्न सीमा। संलग्न सीमा ये सीमा होती है यहाँ से 24 मील, 24 समुद्री मील, 24 समुद्री मील का जो भाग उसको बोलते हैं संलग्न सीमा क्षेत्र, ठीक है। इसी प्रकार तीसरा एक भाग और होता है, यह आता है आपका अनन्य आर्थिक क्षेत्र।
मील का मतलब जानते हो ना, 1 मील बराबर है धरती की जो मील होती है उसमें तो होता है लगभग 1600 मीटर, और समुद्री मील होती है 1 मील, उसमें आपकी दूरी आती है 1800 मीटर, मतलब 1.8 किलोमीटर का भाग आता है। तो ये भारत के अधिकार क्षेत्र में आने वाली भारत की समुद्री सीमाएं हैं। उम्मीद है मुझे आप लोगों के लिए तट से संबंधित मान लो कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोगों को बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। इसके बाद में अपन देखते हैं भारत के द्वीप समूह। भारत के द्वीप समूह ये देख लो। तो ये स्टूडेंट भारत के अंदर लगभग 1200 द्वीप, पूरे भारत के समुद्री सीमा के अंदर जितने द्वीप आते हैं उनमें कितने द्वीप है? 1200 द्वीप। लेकिन सभी द्वीपों पर जीवन नहीं है, कुछ द्वीपों का अपने को पता भी नहीं है। तो टोटल मिला के बात करें तो 1200 के लगभग द्वीप समूह माने गए हैं। इनके अंतर्गत अपने जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप है, ये 2 द्वीप समूह जो अपने मुख्य रूप से आते हैं इसके अंदर। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इनका निर्माण कैसे होता है? द्वीपों का निर्माण कैसे होता है? द्वीपों के निर्माण में क्या क्या सहायक होता है? तो पहला जो निर्माण होता है वो होता है नदियों द्वारा, नदियों द्वारा निर्मित द्वीप। नदी द्वारा निर्मित द्वीप कौन से होते हैं? तो स्टूडेंट्स अपने नदियां जो है अपने साथ में बहुत सारे अवसाद साथ लेके चलती है। जैसे उसके अंदर मिट्टी भी आ गई, कंकड़ पत्थर भी आ गए, ये सारी चीजें आ गई इसके अंदर। तो नदी जो है अपने साथ में बहती हुई बहुत सारे कंकड़ पत्थर अपने साथ में प्रवाहित करके लेके जाती है, और वो अपने मुहाने पर जहाँ पर समुद्र का मिलन होता है उस जगह उन कंकड़ पत्थर को क्या करती है? जमा करती रहती है। तो ऐसा क्या कई सालों बाद में, कई करोड़ों वर्ष या लाखों समय निकलने के बाद में लगातार अवसाद जमा होने के कारण वहाँ पर कुछ द्वीप बन जाते हैं समुद्र के तट वाले भाग के पास। ठीक है ना? तो वो लगातार अवसाद जमा होने के कारण वहाँ द्वीप बन गया। उस द्वीप को कहते हैं नदी द्वारा निर्मित द्वीप। जैसे उदाहरण के लिए देखो, जैसे द्वीप है न्यू मुरे द्वीप। न्यू मुरे द्वीप एक गंगा सागर द्वीप है, गंगा सागर द्वीप। ये दोनों द्वीप जो है गंगा नदी के द्वारा बने हुए, गंगा नदी के मुहाने पर है, मुहाने के जस्ट सामने बने हुए, और इनका निर्माण जो है गंगा नदी के द्वारा हुआ। और ये न्यू मुरे जो द्वीप है इसको लेकर भारत और बांग्लादेश के विवाद, भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद भी चल रहा है। तो पहला द्वीप के द्वारा निर्मित है। दूसरा जो आता है वो आता है ज्वालामुखी निर्मित। ज्वालामुखी निर्मित, ज्वालामुखी निर्मित का मतलब भाई जैसे कोई ज्वालामुखी निकला बाहर, जमीन के नीचे से ज्वालामुखी निकला, लावा निकला बाहर। अब लगातार वो लावा निकल रहा है कई लाखों वर्ष तक, तो निकलने के बाद में उस लावा के ठंडा होने के बाद में समुद्र के बीच में कोई द्वीप निकल गया, या वो जम के ठंडा हो गया, चट्टान बन गई, उस द्वीप को कहते हैं ज्वालामुखी निर्मित द्वीप। जैसे उदाहरण के लिए देखें अपन तो इसमें एक तो आएगा आपका बेरन द्वीप। बेरन द्वीप, ये बेरन द्वीप जो है ये एक से ज्यादा एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी, मतलब इसका निर्माण जो है ज्वालामुखी से होता है, सक्रिय ज्वालामुखी से होता है। ठीक है, ज्वालामुखी से निर्मित द्वीप कौन सा है? बेरन द्वीप। इसे बेरन द्वीप के अलावा जो है वो एक नरकोंडम द्वीप और है। नरकोंडम द्वीप ये भारत के अंदर अंडमान निकोबार में दोनों ये सुसुप्त ज्वालामुखी है। ठीक है, सुसुप्त ज्वालामुखी। सुसुप्त ज्वालामुखी का मतलब क्या होता है कि ऐसा ज्वालामुखी जिसमें एक बार उद्गार होने के बाद में, जैसे उद्गार हुआ बंद हो गया, बंद होने के बाद में जैसे मान लो 100 साल निकल गए, तो 100 साल के बाद में अगर उसमें दोबारा लावा निकल रहा है तो ऐसे ज्वालामुखी को अपन कहते
कहते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी। तो नरकोंडम द्वीप है, ये भी किससे बना हुआ है? ज्वालामुखी से बना हुआ है। तीसरा जो इसका बनने का है सिस्टम वो होता है आपका प्रवाल द्वीप। प्रवाल क्या होता है? इसको अंग्रेजी में कहते हैं कोरल, हिंदी में बोलते हैं मूंगा। ये मूंगा नाम का एक जीव होता है समुद्र के अंदर। वो मूंगा जो है, इस मूंगे के मुंह से क्या निकलती है? लार निकलती है, तो उससे कैल्शियम कार्बोनेट निकलता है। ये क्या करता है? समुद्र के तट के पास में लगातार समुद्र में अपने मुंह से निकलने वाली लार से दीवार जैसी बना देता है। तो लगातार बहुत सारे मिलकर मूंगे वहां पर कुछ दीवार ऐसी बना देती है कि भविष्य के अंदर वहां पर कोई द्वीप बन जाता है। तो ऐसे बने द्वीपों को अपन कहते हैं प्रवाल द्वीप बोल देंगे, कोरल द्वीप बोल देंगे, या मूंगा से निर्मित द्वीप भी अपन बोल सकते हैं। जैसे उदाहरण, जैसे लक्षद्वीप। ये लक्षद्वीप जो है इसी का उदाहरण है। इस प्रकार एक पृथ्वी कोरल द्वीप भी है। ये द्वीप जो है ये भी कोरल के द्वारा ही बना हुआ है। ठीक। चौथा जो इसका प्रकार है बनने का वो है आपका हिमालय द्वारा निर्मित। हिमालय द्वारा निर्मित द्वीप। हिमालय द्वारा निर्मित कौन से है? जैसे मान लो हिमालय अपन ने पढ़ा था इस प्रकार से फेन के रूप में भारत की उत्तरी दिशा के लिए फैला हुआ है। ठीक है। यहाँ पर पूर्वोत्तर हिमालय ज्यादा, पूर्वांचल हिमालय बोलते हैं। जैसे अरुणाचल प्रदेश में आ गई पहाड़ियाँ, नागालैंड की पहाड़ियाँ आ गई, मणिपुर की आ गई, मिजोरम की आ गई। और मिजोरम के आने के बाद में ऐसे लोग बोलते हैं हिमालय जो है इस प्रकार से हिंद महासागर में डूबा हुआ है। ठीक है ना। लेकिन कालांतर में क्या हुआ? पानी कम हो गया, या वो जो द्वीप समूह वाला भाग है वो पानी के ऊपर बाहर आ गया। तो ऐसे ही अपने जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है हिमालय का ही भाग माना जाता है। कुछ विद्वान मानते हैं कि हिमालय का ही भाग हो सकता है। तो इस प्रकार के बने हुए द्वीप होते हैं उनको कहते हैं अपन हिमालय द्वारा निर्मित द्वीप। उदाहरण के लिए देख लेंगे अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर जितने भी द्वीप है वो सारे के सारे किसके बने हुए हैं? हिमालय के द्वारा बने हुए। जैसे अंडमान और नीचे वाला भाग इसको क्या बोलते हैं? निकोबार। अंडमान और निकोबार ये दोनों द्वीप जो है इससे बने हुए हिमालय के द्वारा ही बने हुए हैं। तो इस प्रकार से आपको समझ में आएगा कि द्वीप समूह जो है अपने भारत के, इन द्वीपों की उत्पत्ति कैसे हुई, कौन कौन से द्वीप किसका उदाहरण है। तो अगर आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा तो इसके नोट्स वगैरह बनाते रहिए साथ साथ, और इसको किसी रफ कॉपी में लिख लीजिए आप, बाद में फिर कॉपी के अंदर बढ़िया नोट्स तैयार कर लेना। आज के वीडियो में अपन इतना ही देखेंगे। अगले वीडियो के अंदर कल अपन देखेंगे अंडमान निकोबार, भारत के द्वीप समाज के अंदर लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, साथ में इस तट के बारे में भी बहुत सारे द्वीप आए जाते हैं। द्वीपों को विस्तृत रूप से अपन पढ़ेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।